खादी विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन अगर है तो वो नोडल हो गया, या फिर उद्योग विभाग का कोई है तो वो नोडल होगा। उसको ध्यान दीजिए, ये जो स्कीम है स्फूर्ति स्कीम, ये अभी एफपीओ के लिए भी है। इसमें क्या है कि आपको मशीनरी का सपोर्ट जो है बहुत अच्छा से मिल सकता है। आप इसमें एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बैठा सकते हैं, आप इसमें ऑफ फार्म से रिलेटेड कुछ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम से रिलेटेड खादी वगैरह हुआ है, या आप बांस का कुछ है, या मान लीजिए कि कहीं पे कॉटन का कुछ काम हो रहा है, तो इस तरह का जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, बैम्बू से रिलेटेड कुछ इंडस्ट्री है आपका, मान लीजिए कि अगर जैसे भागलपुर साड़ी ही है, भागलपुर जी सिल्क, तो ये सब जो इंडस्ट्रीज है जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, उसको भी बढ़ावा देने के लिए ये एक भारत सरकार का योजना है। अब इसमें क्या है, ये योजना आपको किसान के हिसाब से, इसमें या तो आपका 500 से कम किसान हो और या 500 से ज्यादा किसान हो। 500 से कम किसान अगर होगा तो करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए तक का आपको इसमें ये प्रोजेक्ट बनेगा। पूरा इसका डीपीआर बनता है, थोड़ा टफ है लेकिन हम लोग इसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं आपको। और अभी एमएसएमई में जो केंद्र सरकार द्वारा जो पैसा डाला गया है, जो आप लोग सुने होंगे, उससे बहुत सारा स्फूर्ति प्रोजेक्ट जो है पास किया जा रहा है, सैंक्शन किया जा रहा है। तो अभी हम लोग भी झारखंड में खूंटी में हमारा एक एफपीओ है, उसके माध्यम से हम लोग स्फूर्ति में अप्लाई किए हुए हैं और उम्मीद है कि अप्रैल में वो सैंक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, वहां पे हम लोग मड़ुआ का प्रोसेसिंग पे काम करने जा रहे हैं। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे सरसों बहुत है, आप सरसों का प्रोसेसिंग पे काम कर सकते हैं, सोयाबीन है उसके प्रोसेसिंग पे काम कर सकते हैं। 2-3 प्रोडक्ट को मिला के भी आप एक डीपीआर रेडी करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसको लेना। लेकिन अगर आपका उद्योग विभाग है या यहाँ पे केवीआईसी है, क्या है वो आप लोग देखना होगा, आप लोगों को थोड़ा, आप लोग भी इस विभाग को एक बार देखिए, वहां से क्या लिंकेज हो सकता है। और स्फूर्ति स्कीम जो है वहां पे अभी सैंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पता कर लीजिए। अगर वो हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा मशीनरी का सपोर्ट मिल जाएगा। इसमें जितना का भी डीपीआर बनेगा, मान लीजिए 2.5 करोड़ का डीपीआर अगर है, तो अप टू 80% जो है वो आपका हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा होता है, जिसमें आप पूरा यूनिट बना सकते हैं, प्रोसेसिंग आप बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, उसमें मशीनरी डाल सकते हैं, बिल्डिंग बनाने का भी पैसा देगा, मशीनरी का भी पैसा देगा। लैंड जो होगा वो लैंड आपका एफपीओ का ही होना चाहिए। वहां पे 10% जो पैसा है ये आपका एफपीओ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जमीन के अलावा, लैंड के अलावा। समझ में आया? यहां पे एक एसपीवी का स्कीम है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक ऐसा संस्था वहां पे होना चाहिए जो कि 3 साल तक इस प्रोजेक्ट को तो कोई एनजीओ कर सकता है या एफपीओ खुद भी कर सकता है, और या कोई कंपनी कर सकती है जो किसान के साथ काम कर रही है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन 3 साल के बाद उसका जो भी उसका मालिकाना हक है वो वहां के कम्युनिटी को जाए, इसलिए वहां पे एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें एफपीओ को उन लोग अभी अधिक मान्यता दे रहा है। ठीक है, तो अगर एफपीओ आपका ऑलरेडी एफपीओ है, यहां पे रजिस्टर्ड है, काम कर रहा है, आप उसको एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन दिखा सकते हैं। और जो भी 3 साल तक इस प्रोजेक्ट को भले जो भी चलाएगा, कोई एनजीओ के माध्यम से हो सकता है या विभाग के माध्यम से होगा, 3 साल के बाद पूरा का पूरा मालिकाना हक जो है उस एफपीओ का हो जाएगा, वो पूरा एसेट का, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीनरीज हो, सारा कुछ। 20% पैसा जो है वो आपका सॉफ्ट इंटरवेंशन के ऊपर पैसा है, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर। हाँ, जैसे एफपीओ लैंड देगी तो एफपीओ तो लैंड सर लीज पर नहीं देगी। हाँ, लीज पे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लीज पे लीजिए। एफपीओ पैसा एफपीओ खरीद सकता है, लीज कोई दान दे सकता है, एफपीओ का कोई सदस्य। तरीका बहुत सारा है, एफपीओ के नाम पे होना चाहिए, या तो लीज एग्रीमेंट हो या आपका रजिस्ट्री हो, जो भी हो। ठीक है,
और या जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो संस्था को आपको वो दिखाना होगा। दूसरा चीज है इसमें ध्यान देने वाला कि 10% तक का कंट्रीब्यूशन जो है वो एफपीओ को देना होगा। ठीक है, कम से कम 33 जो भी आपका डीपीआर बनेगा, मान लीजिए 500 किसान का बना, आपके साथ तो दिक्कत नहीं है लेकिन नियम है बता दे रहे। क्या होता है कि 500 किसान का अगर एक बना प्रोजेक्ट, क्लस्टर बनाना पड़ेगा, 500 किसान का क्लस्टर बनाए तो कम से कम 33% लोग आपके उस एफपीओ से जुड़े होने चाहिए जहां का प्रोजेक्ट है। तो आप तो खैर अपने एफपीओ के ही सदस्यों के साथ पूरा का पूरा क्लस्टर बनाएंगे तो आपके साथ तो वो 100% हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो भी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन का 33% लोगों का हिस्सेदारी हो, उनका जो है उस क्लस्टर में एज ए फार्मर लिस्ट में उनका नाम हो, तो आप ये स्कीम को भी देख सकते हैं। इसके अलावा अभी क्या है कि बहुत सारा डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में आपको कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए सब्सिडी मिल रहा है। ठीक है, इसको तो हमको लगता है आपके एफपीओ को अभी तक ले लिया रहना चाहिए, लेकिन लिए नहीं आप लोग। सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में 5 लाख रुपए का आपको ऐसे ही मिलेगा, 80% सब्सिडी है। इसके अलावा आपका कृषि विभाग का भी है, उसमें आपको उसमें करीब 15 लाख रुपए तक का कस्टम हायरिंग सेंटर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 80% आपको सब्सिडी में है। तो 15 लाख रुपए का अगर मान लीजिए आपको मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है तो आपका तो 3 ही लाख लगा, 12 लाख का मशीनरी तो आपको मिल ही गया ना। अब इसको जो है आप इन मशीनरीज को जो है अपने किसानों के बीच रेंट पे दे सकते हैं जब जिसको जरूरत हुआ। वो रेंट लेने का उद्देश्य है कि उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होते रहे, मशीनरी आपका खराब नहीं हो। 2 साल 3 साल में आपका रेंट से ही मशीनरी का कॉस्ट निकल जाएगा। उसके बाद जो पैसा रेंट से आएगा वो आपका बोनस ही होगा, वो आपका एफपीओ का एक और रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाएगा, एक और आपका आमदनी का स्रोत बन सकता है। तो ये 80% सब्सिडी है एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स में। उसका प्लानिंग कीजिए कि यहां पे किस तरह का कृषि यंत्र का जरूरत है किसान को, जो एक व्यक्तिगत किसान नहीं खरीद सकता है या नहीं खरीद पा रहा है। अगर वो सारा मशीन्स अगर एफपीओ का अपना होगा तो आप फिर जब भी जिस गांव में जरूरत है, जिस किसी किसान को जरूरत है, वहां पे वो किसान ले जाएगा। उसमें बहुत सारा मशीन हो सकता है, मिनी ट्रैक्टर हो सकता है, मेन ट्रैक्टर हो सकता है, आपका कुछ थ्रेशिंग मशीन हो सकता है, हार्वेस्टर हो सकता है, कल्टीवेटर हो सकता है, बहुत सारा मशीनरी होता है। ठीक है, तो आप ये सब मशीन्स का पूरा एक मशीन बैंक जैसा अपना एक बना के रखें और उस बैंक को जो है रेंटल बेसिस सर्विसेज जो है उसमें आप चालू कीजिए। ये भी एक है बिजनेस, आपको किसान को भी फायदा होगा और आपका एफपीओ को भी फायदा होगा। काम तो वैसे ही होना चाहिए। तो ये सारा चीज है जो कि आपको बहुत इंटीग्रेटेड वे में इस तरह से सोचना होगा। एक तो है कि वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना है। वर्किंग कैपिटल तो पहले अपना जो पूंजी है उसको इस्तेमाल करना सीखिए, जो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अब आपका क्रेडिट लिंकेज कुछ है, कोई भी लोन लिए हैं आप लोगों ने? नहीं, अभी तक नहीं। लोन नहीं लिए, ये एक कमजोरी हमको नजर आ रहा है आपके एफपीओ में। हम बार बार फोकस वहां कर रहे हैं। देखिए, अपना पैसा से आप एक लिमिट तक ही बिजनेस कर पाइएगा और लोन लेने में कोई हर्ज नहीं है एफपीओ को। ये हम लोग के दिमाग में थोड़ा बंधा हुआ कि नहीं बिना लोन के ही चल जा रहा है, चल लो। लेकिन देखिए, आप कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं देखे होंगे जो बहुत ग्रो किया हो और वो कोई लोन नहीं लिया है, ऐसा होता ही नहीं है। आजकल एक सिबिल स्कोर देखा जाता है, कहीं पे भी बैंक में जाइएगा तो आप लोन लेने के लिए तो वो आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। ठीक है, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि आपका जो है किस तरह का आपका फिनेंशियल जो है ये है, आप लेन देन आपका कैसा है, आप फिनेंशियली आप किस तरह का आदमी है, वो आपका सिबिल का स्कोरिंग जो है बनता है। वो सिबिल स्कोर उसका ज्यादा अच्छा होता है जो लोन लेके चुका देता है। जो लोन कभी लिया ही नहीं है उसका सिबिल स्कोर भी उतना अच्छा नहीं होगा जितना जिसका जो लोन लेके चुका रहा है। जिसका क्रेडिट कार्ड नहीं है जिसके पास, उसका भी सिबिल स्कोर कम होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड है उसको सही से आप यूज कर रहे हैं, उसको चुका रहे हैं, उसका सिबिल स्कोर बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज क्यों है? क्योंकि अगर आपका एफपीओ इतना अच्छा काम कर रहा है तो आपको लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं। आप कम से कम 10 लाख का सीसी लिमिट तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा।
जो आपका टर्नओवर है, जो आपका शेयर कैपिटल है, जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका बिजनेस मॉडल है, ये सारा चीज को देखते हुए हम जो समझ रहे हैं, हम लोग भी बहुत सारा एफपीओ को बैंक लोन अप्लाई करवाते हैं। ये जो आपका हम इन 4-5 कैटेगरीज में आपका जो हम देख रहे हैं स्टेटस, उसमें आपको 10 लाख का सीसी लिमिट बहुत आसान से मिल जाएगा। 10 लाख रुपए का अगर सीसी लिमिट मिल गया तो आप इस 10 लाख को 25 बार रोटेट कर दीजिए, 2.5 करोड़ का टर्नओवर तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो वो 10 लाख आपको हमेशा मिल जाएगा। आपको जब 10 लाख 5 लाख चाहिए तो 5 ही लाख का इंटरेस्ट लगेगा ना, फिर 5 लाख आपको और चाहिए और लिमिट बना हुआ है, ले लीजिए। 10 लाख उठाइए, उसको चुकाइए, फिर आपका लिमिट को बढ़ा के 12 लाख कर देगा बैंक। इस तरह से आपको वो बिजनेस करते रहना होगा। हाँ, उसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि जो भी आपका ब्याज बन रहा है उसको अपना बिजनेस का जो भी प्लानिंग करते हैं उसको भी कॉस्ट में जोड़िए। मेन तो वही ध्यान देना है आपको कि भाई 10 लाख रुपया लिए हम, अगर 15 दिन में चुकाएंगे तो 10,25,000 चुकाना है, तो वो 25,000 भी आपका कॉस्ट में आना चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग रखेंगे, मान लीजिए कि आपने सोचा कि सरसों तेल हम 104 रुपया में बेचेंगे अपने किसानों को लीटर, तो क्या 104 रुपया जो आप कॉस्ट जोड़े हैं उसमें इंटरेस्ट का कॉस्ट आपने जोड़ा कि नहीं जोड़ा, जो आपको बैंक लोन के तरफ मिलेगा? अगर वो भी आप जोड़ेंगे तो आपको बर्डन भी कम रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम हर एफपीओ को बोलते हैं, किसी भी किसान का जो शेयर मनी है उसको लॉस करने का हक किसी को नहीं है। ठीक है, अगर और बिजनेस है, बिजनेस में लॉसेस हो सकता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। एक तो है कि शुरुआती दौर में एफपीओ को ऐसा कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए जिसमें 1% भी आपको मन में डाउट है कि हमको इसमें लॉस हो सकता है। बाद में जब एफपीओ थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम थोड़ा रिस्की बिजनेस में भी लगते हैं कि ठीक है भाई, हमारा प्रॉफिट भी इतना बन चुका है, थोड़ा बहुत लॉस भी होगा तो मैनेज होगा। लेकिन लॉस जहां हो रहता है वहां प्रॉफिट का भी उम्मीद अधिक होता है। ठीक है, तो अगर आप बैंक लोन लेते हैं, बैंक लोन से बिजनेस करते हैं, हो सकता है आपको कभी लॉस हो, कभी प्रॉफिट हो, कभी कुछ हो, लेकिन आपका जो शेयर मनी है वो पैसा नहीं आपका छुएगा। और ये जितना भी शेयर मनी आपके पास है, मान लीजिए 8,04,000 रुपया, इसको आप एफडी कर दीजिए कंपनी के तरफ से। इसको आप एफडी कर दीजिए, जिस बैंक में आपका खाता है कंपनी का, एफडी कर दीजिए। ओडी तो आपको ऐसे ही 90% दे देगा। ओवरड्राफ्ट लोन मान लीजिए 8 लाख दिए हैं तो 7,20,000 रुपया तक का लोन वही बैंक आपको दे देगा। आपको लाभ क्या होगा ना, ये पैसा आपका बचा हुआ रहेगा। ठीक है, और ये पैसा बचा रहना इसलिए जरूरी है कि कल के डेट में मान लीजिए कोई 100 किसान बोलेगा कि हम अब नहीं रहना चाहते हैं मेंबर, तो कंपनी के नियम के तहत आप उनको मना नहीं कर सकते। और आपका शेयर आप बेच नहीं सकते हो, शेयर आपको ट्रांसफर करना होगा। तो या तो 100 किसान आपको तुरंत तैयार करना होगा, पहला चीज, और नहीं तो इनका शेयर आपको अपने पास रख लेना होगा और इनको 1,000 वापस कर देना होगा। अगर आपके पास पैसा रहेगा ही नहीं, आप कैसे वापस करेंगे? लेकिन अगर आपका ये शेयर कैपिटल अगर सिक्योर्ड है तो ये हमेशा सिक्योर्ड रहना चाहिए पैसा। ठीक है, क्योंकि ये शेयर मनी है, ये कभी मान लीजिए 800 का 800 किसान बोला हमको पैसा वापस चाहिए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन देखिए टेक्निकलिटीज को हमेशा पकड़ के चलना है, क्योंकि अब आपका एफपीओ बच्चा एफपीओ नहीं है और हम यहाँ पे ट्रेनिंग भी छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, शेयर होल्डर कैसे बढ़ेगा, वो सब नहीं बता रहे हैं आपको। हम एक लेवल ऊपर का ही बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि तो ये सब चीज को समझिए। अब आपका एफपीओ वो सब चीज को समझने लायक है कि आप इन सब टेक्निकलिटीज को समझिए। और ये टेक्निकलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कब क्या होगा कैसे होगा उसका आप नहीं है। और कंपनीज एक्ट में हेवी पेनल्टीज है, आपको बहुत अच्छा से पता है सारा। अब हम थोड़ा सा स्टैट्यूटरी पे आएंगे, 5 मिनट का मेरा और है, उसके बाद अगर कोई सवाल होगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी सर लोगों का भी समय काफ़ी कीमती है, उसको भी हम समझते हुए। तो एक चीज़ है कि आप उसको पहले समझिए, इस पैसे को आप एफडी कर सकते हैं। ऑप्शंस हम बता रहे हैं, डिसीजन लेना बोर्ड का काम है, सदस्यों का काम है। हम लोग ऑप्शंस बताते हैं, आपको एक बेहतर कुछ उपाय बताएंगे। इस जो इतना भी शेयर मनी है उसको एफडी कर दीजिए। एफडी से मान लीजिए इंटरेस्ट आपको आता है 6.5%, और आपने कहीं से एफपीओ से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट आता है 11%।
तो नेट जो आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, वो तो आपका 4.5% हुआ ना, बिजनेस लोन जो आप ले रहे हैं एफपीओ से। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको एक ठो आसान हो जाता है, वो बर्डन आपको कम पड़ता है। ठीक है, आप लोन लेके बहुत, आपका जो 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्नओवर है, इसको 50 करोड़ 100 करोड़ तक आप बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं, जो आपका फार्मर बेस है। ठीक है, बागरी में बना हुआ है एफपीओ। बागरी को हम लोग बहुत अच्छा जान रहे हैं, आईजीएस यहाँ काम करती थी। ठीक है, धर्मेंद्र श्रीवास्तव पूरा प्रोजेक्ट को देखते थे, अगर आप जानते होंगे तो। ठीक है, वो मेरे कॉलेज के भी सीनियर हैं। ठीक है, हाँ, वो हमारे कॉलेज के भी सीनियर है, हम लोगों के मतलब कि गुरु ही जैसे हैं। तो वही हम बोल रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि कितना मजबूती के साथ ये एफपीओ काम कर रहा होगा। हमको बस वही जानना था कि कौन प्रमोट किया इस एफपीओ को। तो हमको पता है कि यहाँ किस स्तर पे आप काम कर सकते हैं। अभी आप सोचिए, सरकार ने ये बोला है कि इनकम टैक्स एफपीओ को नहीं लगेगा, यही है ना, कुछ सेस लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। कितना रुपए तक का बिजनेस करने पे पता है? 100 करोड़ रुपया। 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर पे, इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। क्यों 100 करोड़ रखा गया है? सवाल ये है, एक आम आदमी 5 लाख रुपए तक अगर उसका आमदनी है तो उसको टैक्स नहीं लग रहा है। एक किसान का कंपनी 100 करोड़ तक का भी बिजनेस करेगा तो उसको टैक्स नहीं लग रहा है। ये 100 करोड़ तक का लिमिट क्यों रखा गया है? क्योंकि 100 करोड़, क्योंकि सरकार ये समझता है कि 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर करना एक किसान कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कोई बहुत असंभव बात नहीं है। इसलिए उसका लिमिट को 100 करोड़ तक रखा है, क्योंकि इंडिया में ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो कि 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर कर रहा है। उनको भी इस दायरे में लाने के लिए ये 100 करोड़ तक का लिमिट सेट किया गया है। ठीक है, एक और चीज है, 1 करोड़ तक का अगर लोन लेते हैं तो एसएफएसी का ही क्रेडिट गारंटी स्कीम है, आपको पता होगा। 1 करोड़ रुपए तक का लोन अगर आप एलिजिबल हैं, ये डिपेंड करता है आपका टर्नओवर पे, आपका बिजनेस पे, आपका सारा चीज पे। अगर आपने 1 करोड़ रुपए का लोन जो है अप्लाई किया है और एसएफएसी से एसएफएसी उसका 85% का जो है गारंटी दे देता है, माने 85 लाख रुपए तक का। उसका भी प्रोसेस वैसे ही, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये है वो है। ये गारंटी का मतलब क्या है? ये गारंटी का मतलब है कि एसएफएसी आपको पैसा नहीं देगी। ठीक है, आपने किसी बैंक में अप्लाई किया 1 करोड़ का लोन, अब वो बैंक को तो भाई डर है कि हमको 1 करोड़ चुकाएगा नहीं चुकाएगा, एफपीओ है, किसान को है, क्या करेगा। तो एसएफएसी जो है गारंटी 85 लाख तक का दे देगा कि भैया अगर किसी भी कारणवश इस एफपीओ में कुछ हुआ, मान लीजिए खत्म हो गया एफपीओ, नहीं कुछ कर हुआ, तो एसएफएसी फिर बैंक को वो पैसा दे देगा। ये उसका एक स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम एसएफएसी का। अब आप सोचिए 1 करोड़ तक का टर्म, 1 करोड़ तक का, ये बात करने का भी मेरा उद्देश्य क्लियर है कि 1 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटी स्कीम में रखा गया है लोन के ऊपर। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ रुपया लोन लेना एफपीओ के लिए बहुत आम बात है। आप महाराष्ट्र का, आंध्रा का और गुजरात का, उन स्टेट्स का एफपीओ का देखेंगे, 5-5 करोड़ लोन ले लेके काम कर रहा है। बिल्कुल, सह्याद्री फार्म्स को आप लोग जान ही रहे हैं, सक्सेसफुल एफपीओ में गिनती है उसका। अब वहां पे आप ये सोचिए कि 1 करोड़, और हम इस एफपीओ को उसी नजरिए से देख रहे हैं यहां जब से बैठे हैं हम। ठीक है, अब हम उसी तरीके से देख रहे हैं कि हमको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इस एफपीओ में, बहुत पोटेंशियल दिख रहा है। तो हम वहां तक आपको पहुंचना है। अब वहां तक अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर बाकी छोटा मोटा एफपीओ तो बहुत है बना हुआ है। आप लोग पहला स्टेटमेंट बोले कि 18 एफपीओ में हम लोग का एक पहचान है, तो ये 18 ही क्यों? पूरा बिहार में बना हुआ करीब
हमको लगता है 700-800 एफपीओ है, उसमें पहचान हो। ईस्टर्न स्टेट्स में करीब 2500 एफपीओ है, उसमें भी पहचान हो, तो वहां पे पहुंचने का बात हो रहा है। आगरी के माध्यम से 11 जिलों में जो 20 एफपीसी बनी है, हाँ, 20 में मेरा दूसरा स्थान। बहुत अच्छा, ताली बजाइए भाई सब। तो ये सारा 1 करोड़ तक का लोन पे क्रेडिट गारंटी दे रही है एसएफएसी। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का लोन लेना एफपीओ के लिए आम बात है, बड़ा बड़ा एफपीओ आराम से ले रहा है। ठीक है, हम 1 करोड़ हमको जरूरत नहीं, हमको जितना जरूरत होगा उतना ही लेंगे। जैसे जैसे आपका जरूरत बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपना लिमिट बढ़ा सकते हैं। लेकिन 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का लोन आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, और उस स्केल पे फिर बिजनेस कीजिए ना। ठीक है, आज आप 1000 मेट्रिक टन सरसों ले रहे हैं, 5000 मेट्रिक टन लीजिए, कुछ नहीं तो। और बिजनेस का तो आपको डायमेंशंस तय करना होगा अलग अलग। आप सरसों लिए, कुछ सरसों को डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ सरसों को प्रोसेसिंग के लिए रख लीजिए। ठीक है, उसमें से खली आ रहा है, खली को भी बेचिए। तो आपको एक ही प्रोडक्ट से अलग अलग बिजनेस जो है आपको करना होगा। ठीक है, इसके अलावा सोयाबीन ही है तो कुछ तो सोयाबीन, और इनपुट में भी आपको काम करना है, बीज दीजिए, खाद दीजिए, दवा बेचिए। 2000-4000 किसान आपका है, सबको आप हर साल कुछ नहीं तो 10,000 का भी बीज बेचिएगा तो सोचिए कितना का बीजा, दवा, खाद आप बेच रहे हैं। तो अब थोड़ा बिजनेस प्लान को बड़ा कीजिए, कम से कम 5 करोड़ का बिजनेस प्लान बनाइए 21-22 का, 5 करोड़ रुपया का, और उसका फाइनेंशियल प्लानिंग भी होना। बिजनेस प्लान बिना फाइनेंशियल प्लान के नहीं होता है। तो बिजनेस प्लान जो बनाइए, कम से कम 5 करोड़ का टारगेट लीजिए आप 21-22 का। टाइम है अभी, 15 दिन 20 दिन बाद फाइनेंशियल स्टार्ट होगा। आप अभी से प्लान कीजिए, और उसके लिए आपको कब उसका कैश फ्लो ये बनाइए। ठीक है, कि किस महीना में आपको कितना कैश का जरूरत है, किस महीना में कितना इनकम आएगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, और कितना कैश का जरूरत होगा। उस हिसाब से देखिए कि वो कैश कहाँ पे, वो पैसा कहाँ से आप वो पैसा जो है मोबिलाइज कर सकते हैं। क्या शेयर कैपिटल में उतना पैसा है, शेयर मनी में, या बैंक से लोन लेना है, या ग्रांट का पैसा किस महीना तक आ जाएगा। इस तरह से आपको वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी करना होगा, तब जाके आप उस मोड पे जा सकते हैं। और आपने खुद ही बोला, आप माने किसी सवाल करने से पहले ही आप जवाब दे रहे हैं कि मेरा 77 लाख का टर्नओवर था, 49,000 का प्रॉफिट है, तो इतना कम प्रॉफिट क्यों। तो अब ये सवाल हमको भी करने की जरूरत नहीं है, इस सवाल का जवाब आपके खुद दिमाग में है। तो अगर 5 करोड़ का, एक चीज और बता दे रहे हैं, 5 करोड़ का अगर टर्नओवर है एफपीओ का में कॉन्सेप्ट में, आप बोल रहे हैं किसानों को ये करेंगे वो करेंगे, वो सब बात अच्छा है, लेकिन एक चीज हम फिर भी बताएंगे, अगर इनपुट में बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम 6 से 8% का नेट प्रॉफिट एफपीओ को होना चाहिए। अगर आउटपुट में बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 से 2% का नेट प्रॉफिट एफपीओ को होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका इकोनॉमिकली वायबल एफपीओ नहीं हो पाएगा, ये क्लियर है। इनपुट में 6 से 8%, जब आप साल भर का निकालें तो आपका 6 से 8% का होना चाहिए, अगर आप दवा, बीज, खाद ये सब बेच रहे हैं तो। और अगर आप आउटपुट का ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग करेंगे तो और बढ़ेगा, बट उसको हम अभी हटा रहे हैं। लेकिन आउटपुट में 1.5 से 2% का आपका मार्जिन जरूर होना चाहिए। नेट अगर इसको करेंगे मिला के तो ऑब्वियसली कोई भी एफपीओ तभी बड़ा, इनपुट में बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं होता है, ये हम लोगों को भी मालूम है। मेन टर्नओवर होता है आउटपुट में। इसीलिए इसको जब आप एवरेज आउट करेंगे तो कम से कम 2.5 से 3.5% का प्रॉफिट टर्नओवर पे एफपीओ को होना चाहिए। अब आप सोचिए 77 लाख का अगर आपका टर्नओवर है, उसका 3% कितना हुआ, 2 लाख रुपया करीब करीब यही हुआ ना, 2 लाख, 2.25 लाख। ये तो आपका जरूर प्रॉफिट आना चाहिए था। लेकिन चलिए, शुरुआती दौर है, एक्सपेंसेस भी अधिक होता है, रिस्क भी आप ज़्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ा आपको फार्मर्स को भी अट्रैक्ट करना होता है, थोड़ा उनको भी खुश रखना जरूरी होता है, इसलिए चलेगा। लेकिन इस बार जो 5 करोड़ का प्लान बनाइए और उसमें कम से कम 3% का आप नेट मार्जिन रखिए, 15 लाख रुपया होता है। 15 लाख रुपया अगर एफपीओ नहीं कमाएगा तो आपका सैलरी, ऑफिस, मीटिंग का खर्चा, ये दुनिया जहान, ऑडिट फॉडिट कहाँ से आएगा। ठीक है,
और हम इसीलिए बोल रहे हैं कि एक एफपीओ को साल भर में कम से कम 10 से 15 लाख रुपया चाहिए, अगर अच्छा एफपीओ है तो। तभी आप सीईओ को खर्च दे सकते हैं, अकाउंटेंट का खर्चा निकाल सकते हैं, ऑडिटर का खर्चा निकाल सकते हैं। ये सब जो मीटिंग्स होती है, अभी मान लीजिए कि आपको किसी सपोर्ट से मिल रहा है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में क्या, आपको खुद से इन सब मीटिंग्स को करना होगा, बहुत सारा ट्रेनिंग्स कराना होगा। वो सब पैसा कहाँ से आएगा? वो आपके प्रॉफिट से ही आएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ है जो मूल चीज है, ठीक है, जिसको हमको फोकस करना चाहिए। एक अच्छे एफपीओ को हम देख पा रहे हैं आज, और हम उम्मीद करते हैं कि 1 साल 2 साल बाद आप लोग सही में उस मुकाम तक भी पहुंच जाएं जो हम अभी विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है। एक लास्ट बात जो हम करना चाहेंगे, वो है आपका कुछ थोड़ा सा जो आपका कानूनी चीज है, उस पर बात करेंगे। देखिए 2-3 ठो रिटर्न को बहुत ध्यान से रखिए। सीए बहुत अच्छा है, सीए को हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीए लोग हैं, लेकिन कभी कभी सीए का गलती से बहुत बुरा फंसा हुआ एफपीओ भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, 65 हज़ार रुपया पेनल्टी दे रहा है, 1,15,000 रुपया फाइन दे रहा है। उतना शेयर कैपिटल नहीं है जितना पेनल्टी चढ़ा हुआ है आरओसी का। तो सीए सब कुछ है, लेकिन सीए का जो भी है, हम हर नॉलेज सीए का तो हम लोगों के पास नहीं हो सकता, लेकिन जो बीओडी और सीईओ को जो जो चीज़ का जानकारी होना चाहिए उतना तो आपको जरूर नॉलेज होना है। और वो नॉलेज इसलिए चाहिए ताकि आप सीए को भी फॉलो अप कर सके कि सर इसका क्या हुआ, सर उसका क्या हुआ, सर थोड़ा बता दीजिए, सर उसका थोड़ा एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए, उसका जो अपलोड किए हैं सर उसका कुछ रिसीट आया होगा वो दे दीजिए, हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। नहीं तो सीए तो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम जानते भी नहीं आपका सीए कौन है, लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं, जो हम लोग देखे हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं। बहुत सारे सीए को एफपीओ के बारे में नहीं पता है, कंपनीज के बारे में पता है, लेकिन प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में नहीं पता है। तो वो भी और ये सब गलती वो लोग किया है, जिसके वजह से बहुत बड़ा बड़ा फाइन पे करना पड़ा है कंपनीज को। और नहीं तो बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो बंद ही हो गया है फाइन नहीं पे करने के चक्कर में। ठीक है, 3 मुख्य रिटर्न्स है, उसको समझ लीजिए। ठीक है, एक आपका जो है ऑडिट का रिटर्न जाता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। ठीक है, एक ये होता है। दूसरा है आरओसी एनुअल रिटर्न। सीईओ साहब, ये थोड़ा सा आपके लिए है, आप जानते होंगे बट फिर भी हम बता दे रहे हैं। इसमें शेयर होल्डर डिटेल्स और कुछ चेंजेस इन बीओडी, एनी अदर स्पेसिफिक चेंजेस, इसको हम समझा रहे हैं। पहला है जो ऑडिट होगा उसका रिटर्न भी आरओसी को जाता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 2 जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एजीएम के विदिन 30 डेज अपडेट होना चाहिए। जब भी एनुअल जनरल मीटिंग करेंगे, माने रिकॉर्ड जब का भी आप करें, उससे 30 दिन के अंदर ये आरओसी को अपलोड होना चाहिए। दूसरा है आरओसी का जो एनुअल रिटर्न होता है। ठीक है, इसमें शेयर होल्डर का डिटेल और बोर्ड में अगर कुछ चेंज किए हैं, या तो बोर्ड मेंबर चेंज किए हैं, या बोर्ड मेंबर ऐड किए हैं, बोर्ड मेंबर हटाए हैं, या कुछ बोर्ड मीटिंग्स का नॉर्म्स में कुछ चेंज किए हैं, वो सारा अपडेट इसमें जाता है। इसके अलावा अगर कोई बहुत रिमार्केबल कुछ स्पेसिफिक चेंज किए हैं, जैसे ऑफिस का एड्रेस ही चेंज हो गया, ठीक है, तो ये सारा चीज भी इस आरओसी एनुअल रिटर्न में जाना चाहिए। ये एजीएम के 60 दिन के अंदर अपलोड होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक है। इसके अलावा अगर नया शेयर होल्डर ऐड करना है तो PAS3 उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो हम बता दें।
PAS3 नया शेयर होल्डर जोड़ने के लिए, CA को बोलिएगा, समझ जाएगा। इसमें क्या है कि मान लीजिए अभी आपके पास 860 शेयर होल्डर है, ठीक है। आपने जो है 200 नए शेयर होल्डर बना लिए, ठीक है। तो अब इसका अपडेट दीजिएगा ना ROC को। वो अपडेट देने के लिए ये PAS3 फॉर्म नया शेयर होल्डर का लिस्ट के साथ अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। नया शेयर होल्डर का लिस्ट भी वैसे ही बनाइए 200 लोगों का, उसका 2 लाख रुपया। जब ये PAS3 अपलोड हो जाए उसका भी एक आपको कॉपी आता है, वो कॉपी जब आपके पास रिसीव हो जाए तो वो जो 2 लाख है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। उसके पहले नहीं, समझे, उसके पहले आप जमा नहीं कर सकते टेक्निकली। जब तक वहां पे आप अपलोड नहीं करेंगे आप शेयर मनी किसी से ले नहीं सकते कानूनी तौर पे, समझ गए। तो उसको कैश रखिए या किसी और अकाउंट में रखिए। जब PAS3 अप्लाई हो जाए, ये एक फॉर्म है, PAS3 अप्लाई हो जाए, आपके पास भी उसका कॉपी आ जाए, तब आप फिर उसका पैसा अकाउंट में जमा कर दीजिए, ठीक है सर। कोई दिक्कत? ठीक। एक और चीज है इनकम टैक्स रिटर्न, ये लास्ट है ITR। भले टैक्स देना हो नहीं देना हो, ITR फाइल करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ITR फाइल करने का ऐसे भी कितना है, 30 जुलाई या 30 सितंबर है? 30 सितंबर है। 30 सितंबर से पहले ITR पिछले फाइनेंशियल ईयर का आपको अप्लाई कर देना है। देखिए आप अप्लाई नहीं करते, करता CA है। आपका जिम्मेदारी ये है कि इससे पहले आपके हाथ में उसका कॉपी आ जाए। आप सुनिश्चित हो जाइए कि ये काम हुआ है, नहीं तो फाइन लगेगा, ठीक है। 50 बार आपको अपने CA को याद कराते रहना होगा अगर वो नहीं दे रहा है तो। AGM जिस डेट का रख रहे हैं उससे 30 दिन के अंदर वो फाइलिंग कर दीजिए ऑडिट, 60 दिन के अंदर में एनुअल रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो ये मेरे तरफ से यही है। बाकी अगर किसी का कुछ स्पेसिफिक सवाल है, हमको पता है हम बहुत सारा अंग्रेजी का शब्द यूज किए हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत सारा चीज़ है जो कि कुछ लोगों को शायद नहीं समझ में आया हो या हम थोड़ा तेजी बढ़ लिए हो, ठीक है। तो लोग कहता है कि गाड़ी पकड़ना है क्या, तो हमको सही में गाड़ी पकड़ना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम जो है आप लोग से क्षमा चाहेंगे जो थोड़ा, तो हम भी आपके लिए उपलब्ध रहेंगे फ़ोन पे, मेल पे, कभी समय मिलेगा तो फिर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों से संबंधित या और कोई भी चीज़ से संबंधित FPO के मामले में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। 5 से 10 मिनट और हम यहाँ पे हैं और उसके बाद फिर हमको निकलना होगा, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।